Hello everyone, welcome to an all new episode of the Indic Explorer channel. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to the channel. I'm your host Vineet. Something that dominates the national consciousness in Indian history, in India and otherwise abroad as well, is partition, also the formation of Pakistan. And to delve deeper into this subject, मेरे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेहमान आए हुए हैं जो स्वीडन से आए हैं इंडिया अतिथि बन के हमारे डॉक्टर इश्तियाक अहमद। नमस्ते सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते, कैसे हैं आप? खैरियत? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस इंडिया में कैसा रहा है? आपको कैसा वेलकम मिला है यहाँ पे? हाउ हैज इट बीन? देखिए, हिंदुस्तान आने से पहले, इंडिया आने से पहले मैं 9 हफ्ते पाकिस्तान 13 जनवरी 2023 से 17 मार्च 2023 वहाँ था और 7 मई 2023 से आज तक यहाँ ही हूँ। और मैंने कहा कि मैं हर रोज़ टॉस करता हूँ तो से कहाँ मुझे ज़्यादा वार्म वेलकम मिला है। तो कभी पाकिस्तान जीत जाता है, कभी इंडिया जीत जाता है, लेकिन इंडिया की स्केल बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। कि वहाँ पे मैं 4 शहरों में और महफिलों में गया। यहाँ पे उससे ज़्यादा बाय द टाइम आई लीव आई वुड हैव एड्रेस्ड 3-4 times more people, met more people। तो दोनों जगह पे लोगों ने मुझे बहुत खुले हाथों से वेलकम किया है और मेरे लिए ये एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरी एक किताब है जो कलेक्शन है मेरी वो अखबारों के अंदर डेली टाइम्स और फ्राइडे टाइम्स में मेनली जो छपी थी लाहौर से, जिसका टाइटल रखा गया था द कंसर्न्स ऑफ अ ग्लोबल सिटीजन। और लेकिन अब वो प्रूव हो रहा है कि दुनिया मुझे ग्लोबल सिटीजन की सूरत में देख रही है। ये लोगों की मोहब्बत है। मेरा काम शायद उसमें जाहिर है एक रोल प्ले किया है, लेकिन अगर लोग उतने अच्छे आपके साथ ना आए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, सो विद दैट हम टॉपिक में जाते हैं और मैं स्ट्रेट मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन सबसे पहले ही पूछ दूंगा, जिसमें आपका बैक एंड फोर्थ हुआ है काफी अनदर हिस्टोरियन आयशा जलाल के साथ। Was Muhammad Ali Jinnah secular? No, I think he was through and through a communalist, and this is not surprising। लोग जिन्ना साहब की सेकुलरिज्म की 2 मिसालें देते हैं, तीसरी मिसाल ही कोई नहीं है। एक मिसाल है उनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस, कि वो हैम खाते थे और रेगुलरली वो शराब पीते थे, मुख्तलिफ किस्म की विस्की हो सकती है, मुझे नहीं पता उनकी अपनी प्रेफरेंस वहाँ पे क्या थी, बट ही यूज्ड टू ड्रिंक एवरी डे रेगुलरली। वो कब तक हैम सैंडविच खाते रहे ये मुझे नहीं पता, पाकिस्तान बनने के बाद भी या नहीं, लेकिन ये दोनों चीज़ें वो करते थे। उनका ड्रेस जो है वो गर्मियों के अंदर भी वो सूट 3 पीस सूट पहनते थे, जो महल अंग्रेज भी नहीं थे पहनते व्हेन इट वाज हाई समर, और वो अंग्रेजी में बोलना पसंद करते थे। तो ही वाज एन इंग्लिश मैन इन हिज पर्सनल लाइफ। लेकिन जहां तक उनकी सियासत है तो उसमें जो 4 फेजेस मैंने गिनी है। एक पहली फेज थी जब वो एक अपना आउटस्पोकन इंडियन नेशनलिस्ट थे 1906 से लेके 1920 तक। उसके बाद 1935 तक वो कोशिश करते रहे कि मुसलमानों के वो लीडर बन सके, क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी 1920 में, ये देख के कि मैस मूवमेंट आ गई है और सिर्फ तकरीरों से असेंबली के अंदर बात नहीं बन रही, लोग एजिटेट भी करने के लिए तैयार हैं और महात्मा गांधी की लीडरशिप के तहत लोग आ रहे हैं आगे, तो वो कांग्रेस से छोड़ के तो फिर वो मुस्लिम लीडर्स के साथ उनकी कंपटीशन शुरू हुई। एंड 1935-37 onwards, Jinnah Sahab was
the supreme leader of the Muslim League, or that phase in Jinnah's life is the antithesis of whatever we consider secularism. बल्कि उनके 2-3 बयान भी हैं जो मैंने शायद अपनी किताब में नहीं दिए, लेकिन बाकी लोगों की किताब में मिल जाते हैं और वेरीफाइबल हैं, वेयर ही इज रिडिक्यूलिंग सेक्युलरिज्म, कि भाई सेक्युलरिज्म आप कहते हैं, या हिंदुस्तान को देख लो, ये होती है सेक्युलरिज्म. सो ही इज एक्चुअली डिसमिसिंग सेक्युलरिज्म. और कम्युनलिस्ट जब वो बने तो वो इतने ज्यादा पावरफुल कम्युनलिस्ट बने कि उनका मुकाबला किसी और से नहीं है. जाहिर है सावरकर की पोजीशन भी यही थी कि अपना हिंदू नेशन के राइट्स को, और गवलकर के भी, बट दे वर ऑल साइडलाइन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. कांग्रेस के साथ तो हिंदू और वो जो नेशनलिस्ट मुसलमान हैं, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन जितने भी होंगे जो इंडिया की यूनिटी में यकीन रखते थे, वो उनके साथ थे. और मुस्लिम लीग के साथ सिर्फ वो मुसलमान आए जो कम्युनलिस्ट थे और टू नेशन थ्योरी के सपोर्टर थे. और आखिर में यही ग्रुप जो है उसकी मूवमेंट, उसकी कैंपेन, उसकी वो जो है जो सारी स्ट्रेटजी की वजह से हिंदुस्तान की तकसीम हुई. और 22 मार्च 1940 से लेके जब तक पाकिस्तान बन नहीं गया, आयशा जलाल या किसी का भी नाम ले लें जो उसके कई फॉलोअर्स भी हैं, क्योंकि मेहल उसकी बातें सुन के उन्होंने खुद भी रिसर्च वो डिफेक्टिव ही की है, तो अब वो होता है कि वो अपना बचाते फिरते हैं. आयशा जलाल हैज कम अप विद द ग्रेटेस्ट फ्रॉड इन इंटेलेक्चुअल एकेडमिक वो क्या कहते हैं अचीवमेंट्स में, by writing a thesis allegedly about Jinnah's intention to have power sharing deal in a united India between Hindus and Muslims, by ignoring all the speeches, statements, messages which are in abundance, यानी ad infinitum. उनका सुबह शाम दोपहर तक जिन्ना साहब कहते रहे कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, ये कभी अमन प्यार से दोस्ती से एक मुल्क में नहीं रह सकती. अगर इनको मजबूर किया गया कि ये रहें तो सिविल वॉर होगी, तो बेस्ट है इन दोनों को अलग अलग मुल्क दे जाए. इफ दिस इज नॉट कम्युनलिज्म तो और कम्युनलिज्म क्या है? आयशा जलाल बीबी ने वो सारी जो है उनकी अपना स्पीचेस, स्टेटमेंट, स्टैंड्स वो अपनी किताब में नहीं दी, और एक स्पीच, एक स्टेटमेंट जहां पे उन्होंने कहा हो कि वी आर रेडी टू शेयर पावर विद द कांग्रेस या विद व्हाटएवर, वो भी नहीं दे सकी. तो ये तो कमाल है एकेडेमिया का कि एक थीसिस ऐसा पास होता है जिसके अंदर एविडेंस ही कोई नहीं है. लेकिन दुनिया में ये रीत है कि कैम्ब्रिज से क्योंकि वो पास हुआ था, तो हम बेसिकली अभी तक कॉलोनियल माइंड के प्रोडक्ट्स हैं. तो जो गोरे ने अप्रूव किया हो, हम कौन होते हैं उसको क्वेश्चन करने वाले? और उसका पॉलिटिकल यूसेज हुआ पाकिस्तान में. जिन्ना साहब को जो लेफ्ट सेकुलर बनाना चाहते थे, उन्होंने 11 अगस्त वाली स्पीच पिक कर ली, और यहाँ पे जो हिंदू राइट है उन्होंने सारा ब्लेम गांधी और नेहरू पे डाल दिया. तो दोनों ने जिन्ना साहब का इस्तेमाल किया है फॉर देयर पॉलिटिकल रीजंस. लेकिन जहां पे एकेडमिक स्ट्रिंजेंसी, एकेडमिक ऑनेस्टी, एकेडमिक ऑब्जेक्टिविटी की बात है, तो आयशा जलाल का तो थीसिस डजंट स्टैंड ए चांस एट ऑल आफ्टर द एविडेंस आई हैव गिवन इन माय बुक. आपका मैंने बड़ा लंबा जवाब दे दिया है, क्योंकि हर जगह लोग यही मुझसे शुरू करते हैं और फिर मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है बार बार कि भाई देखें, आप और मैं आज बात कर रहे हैं ना, ये रिकॉर्ड हो रही है. आज से 10 साल पहले कोई करना चाहे कि भाई इन दोनों में क्या अंडरस्टैंडिंग या बात हुई थी, तो बेस्ट सोर्स बताएंगे आप क्या होगा, जो आप कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं. तो एक थीसिस लिखा जाए जहां मेरी कोई बात ही नहीं है और आपकी भी बात कोई नहीं, और हमारी माइंड रीडिंग की बुनियाद पे कोई जजमेंट दे रहा है, तो वुड यू एक्सेप्ट इट एज
academically tenable? Of course you would not. तो ये है, मैंने आपको सारा दे दिया है, क्योंकि एक ही सवाल मुझसे शुरू होता है और एज द टाइम गोज आई हैव टू गिव दिस आंसर. या बट मुझे इसमें दो तीन चीजें और पूछनी थी. एक है कि डू यू थिंक हाउ मच डू यू थिंक वाज द सेपरेट इलेक्टोरेट्स responsible, like that one particular thing, for the eventual partition? Second, many people say Ambedkar also, apart from Savarkar and Jinnah, Ambedkar also was a proponent of partition. What do you see his thesis on this like? How do you see it? Very good. ये एक्सेलेंट डिबेट आज डिस्कशन हो रही है. एब्सोल्युटली. मेरी अगर आप किताब पढ़े ना, जिन्ना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, उसमें मेरी मेन आर्गुमेंट है, और ये आर्गुमेंट बाय द वे इंडियन स्कॉलर्स ने भी पॉइंट आउट की है, कि जहां पे 1909 में सेपरेट इलेक्टरेट्स आ गए, तो उस दिन के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान जिनके पास राइट टू वोट था, ये भी मैं बता दूं, राइट टू वोट अंटिल 1947 10 से 11% लोगों के पास था, हिंदू, मुसलमान, सिख. तो ये वास्ट मेजॉरिटी की बात नहीं हो रही. जो 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 वोट देते थे मुसलमानों को, वोट दे कुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स. हाँ, कैंडिडेट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, बट मुस्लिम कुड वोट ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स. और उनको एक्स्ट्रा सीट्स भी दे दी गई, वेटेज अंग्रेजों की तरफ से. तो इसमें कोई शक नहीं कि उस दिन के बाद जो लोग ब्रिटिश लॉयलिस्ट थे ना, ये उनके लिए किया गया, आम लोगों के लिए नहीं किया गया. उस दिन के बाद मुसलमानों की जो ये पॉलिटिक्स है, वो कम्युनलिस्ट नहीं, वो कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स के, हम अपनी कम्युनिटी के लिए ये चाहते हैं, वो हुई, जो 47 में कम्युनलिस्ट हो गई अंडर मिस्टर जिन्ना एंड द मुस्लिम लीग. तो एक तो ये है कि दैट्स द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, जहां पे मुसलमानों को निकाल ही दिया गया फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल. फ्रीडम स्ट्रगल तो कांग्रेस लीड कर रही थी, तो उससे अलग कर दिया गया ना, कि आप अपने हकूक जो हैं, राइट्स, उसके लिए अपने कैंडिडेट इलेक्ट करें और आप उन्हीं को वोट दे सकते हैं. तो उससे जो बाकी इर्द गिर्द में हिंदू या कोई और रहते थे, उनके साथ आपका कोई लेन देन ना रहा, आपका सिर्फ मुसलमानों से रहा, कि भाई हमने अपने राइट्स के लिए ऐसे मुसलमान कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहे हैं, फलाने को नहीं करना. एक तो ये. दूसरी बात जो आपने की, वो क्या सवाल था, जरा रिपीट करें. Ambedkar's contribution to the thesis of two nation theory. हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया और बहुत अच्छा किया है. डॉक्टर अंबेडकर की किताब 1941 दिसंबर में छपी है, और उसकी बैकग्राउंड यूं है कि जनवरी 1940 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के घर मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर और साउथ इंडिया के लीडर मिस्टर पेरियार, ये दोनों आए, और प्रेस में ये खबरें थीं कि ये तीनों कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरह की एक नेशनल पार्टी बनेगी, जिसमें मुसलमान, दलित और द्राविडियन लोग जो हैं, उनके लीडर्स, वो मिलके एक नेशनल ऑल्टरनेटिव टू कांग्रेस बनाएंगे. क्योंकि इन तीनों का ख्याल था कि कांग्रेस इज अ अपर कास्ट हिंदू डोमिनेटेड पार्टी, सेकुलर हो भी तो वहां पे उनकी ज्यादा पावर है. 3-4 दिन ये गुफ्तगू होती रही, डिस्कशंस होती रही, और अगर आप चाहें गूगल में तो पिक्चर भी है इन तीनों की. लेकिन आफ्टर दो 3-4 डेज नथिंग केम आउट ऑफ इट. और पेरियार ने फिर जो बयान दिया उसके बाद, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट विद जिन्ना. उन्होंने कहा बजाय हम मिलके एक पार्टी बनाते, जिन्ना साहब ने कहा आप यूं करें, यू डिमांड द्राविडिस्तान इन इंडिया, अपना एक मुल्क करें तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा. और डॉक्टर अंबेडकर को कहा जो भी आप सेपरेट इलेक्टरेट्स या जो भी चाहते हैं मैं आपको सपोर्ट करूंगा. तो डॉक्टर अंबेडकर की जो किताब फिर दिसंबर 41 में छपी, उसमें एक तो हिंदुइज्म पे जो उनकी पोजीशन है, इट इज टू वेल नोन, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं. एक मिनट यार, ये फोन किसी का आ गया, आई एम सॉरी.
ये जरा हम बंद कर दें, इसको मैंने बंद नहीं किया, ये दोबारा डिस्टर्ब करेगा तो हम इसको चेक, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो किताब लिखी उसमें एक जगह पे वो लिखते हैं कि द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज नॉट द ब्रदरहुड ऑफ मैन बट द ब्रदरहुड ऑफ बिलीवर्स। इसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी एक नॉन मुस्लिम स्टेट को लॉयल नहीं हो सकते, लिहाजा आप पाकिस्तान बना के इनको पाकिस्तान दे दें। वाकई मुसलमान एक नेशन है और अगर वो चाहते हैं अपना मुल्क तो उन्हें दे दें, वरना ये इंडिया में हमेशा एक मुसीबत होगी। ये डॉक्टर अंबेडकर की पोजीशन है। 1945 में अलबत्ता उन्होंने एक दो चैप्टर ऐड कर दिए विदाउट चेंजिंग द मेन चैप्टर्स ऑफ द बुक, जहां उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जहां मुस्लिम है मेजॉरिटी में, यानी ऑल चीफ मिनिस्टर्स आर मुस्लिम्स। तो डॉक्टर अंबेडकर की पोजीशन 41 में आउट ऑफ बिटरनेस द वे जिन्ना रिजेक्टेड दिस ऑफर टू फॉर्म ए नेशनल गवर्नमेंट एज एन ऑल्टरनेटिव टू द कांग्रेस। इसके बाद जब ये हुआ तो 16 जनवरी 1940 को 7-8 दिन के बाद महात्मा गांधी का एक खत है जिन्ना साहब की तरफ कि माय डियर कायदे आजम, आई address you as Qaeda Azam because I hate to call Indians by the prefix Mr. Everybody calls you Qaeda Azam. You are the only leader of that stature who can create an alternative party to the Indian National Congress. You say that it is a upper caste party. आप मुसलमान, दलित और द्राविडियन मिलके एक ऑल्टरनेटिव बनाए और दोनों फिर हिंदुस्तान की आज़ादी में अपने अपने तरीके से हिस्सा ले। जिन्ना साहब ने डिसमिस कर दिया उनकी ऑफर को। तो अब आप ये कहें कि ये कम्युनलिज्म नहीं है और जिन्ना साहब क्या चाहते थे क्या नहीं थे चाहते, और मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड दे दी है। मैं एक चीज लेकिन नहीं समझ पाता, व्हाई इज द इंडियन राइट, firstly when Vajpayee went to Pakistan, वो मीनारे पाकिस्तान गए थे, I think that is the greatest affirmation from the Indian right for acknowledging the existence of the Pakistani state. But why, some leaders in the Indian right actually said like Advani as well as Jaswant Singh that Jinnah was secular. Why would they take this thesis? It's not the left, it's actually the right which does that. Very interesting question. नहीं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का लेफ्ट जिन्ना को सेकुलर बताता है और इंडियन राइट यहाँ सम पीपल, हाँ जी, यहाँ का राइट जो बताता है उसकी एक और वजह है। क्या? बसलन वो ये कहते हैं कि देखें जिन्ना साहब शराब पीते थे, ये हैम खाते थे, तो वो तो सेकुलर थे, तो एक सेकुलर लीडर एक मुस्लिम स्टेट बना सकता है, तो हमारी सेकुलरिज्म तो हिंदुओं में पहले ही है, हम अपनी स्टेट को एक हिंदू राष्ट्र क्यों ना बनाए, वो सेकुलर भी होगी और सारा कुछ होगा। एक तो ये वजह है। दूसरी बात है कि मैंने जसवंत सिंह जी की किताब पढ़ी है, उन्होंने बहुत मेहनत करके किताब लिखी है, लेकिन गुड फेथ एक और बात है। आयशा जलाल का थीसिस, क्योंकि बाकी भी इंडिया में बहुत ये लेफ्ट लुफ्ट भी फॉलो करता था, मुझे है उसका एविडेंस, और राइट भी करता था, उन्होंने आयशा जलाल की पूरी आर्ग्यूमेंट अडॉप्ट करके नेहरू को बेसिकली टारगेट बनाने के लिए वो लिखा है। लेकिन वहां पे नहीं खत्म हुआ, जो आयशा जलाल ने किया नहीं किया। आयशा जलाल की किताब तो इतनी पीछे जाती नहीं है। लखनऊ पैक्ट जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मर्जी से अप्रूव हुआ था और जिन्ना साहब उसके मेन आर्किटेक्ट थे, वो ये भी कहते हैं कि नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू के जरिए एज सेक्रेटरी ऑफ दैट कमेटी, उन्होंने लखनऊ पैक्ट की जो एग्रीमेंट थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने अलबत्ता दो पाकिस्तानी लीडिंग स्कॉलर्स, एक तो है रफीक अफजल जिनकी 1100 सफ़े की किताब है ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम लीग, उन्होंने कहा है कि द मुस्लिम लीग इन 1924 डिसाइडेड कि ये लखनऊ पैक्ट जो है वो आउटडेटेड हो गया, और
3-4 डिमांड्स उन्होंने शुरू कर दी। और एक और है जिन्ना के पर उन्होंने किताब लिखी है, जिन्ना द कैरिस्मेटिक लीडर, प्रोफेसर सिकंदर हयात। उनकी भी कंक्लूजन ये है कि इट इज द मुस्लिम लीग एंड जिन्ना हु रिप्यूडिएटेड, जिन्होंने लखनऊ पैक्ट को डिसोन किया। तो जसवंत सिंह जी की, वो तो एक पॉलिटिशियन थे और उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल वजह से भी कि कांग्रेस की सेकुलरिज्म वेस्टर्न है, इंडिया में सेकुलरिज्म हिंदू रूट से आनी चाहिए, कुछ इस किस्म की सोच है उनके अंदर। राइट और रॉन्ग इज नॉट माई पोजीशन, बट दैट्स हाउ इस किस्म की उन्होंने पोजीशन ली। इनमें से एकेडमिक कोई नहीं है, दे आर डिवोटेड पॉलिटिकल वर्कर्स। बीजेपी और आरएसएस के साथ इनकी एसोसिएशन है, तो उनकी सोच मुझे समझ आती है। लेकिन इस सारे फ्रॉड में आयशा जलाल का जो थीसिस, जो भी लोग इधर उधर करते हैं, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, जो एकेडमिक भी हैं। अगर मुझे अक्ल आ सकती है कि यार देखें बात क्या है, आई विल टेल यू व्हाट मेड मी राइट द बुक। एक तरफ जो उनका मेन बायोग्राफर है, द मोस्ट फेमस स्टैनले वॉलपोर्ट सेज दैट leaders have changed geography and founded states. Jinnah not only changed geography, he also changed history and founded a nation. तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट टू जिन्ना ऑन वन हैंड। दूसरी तरफ है कि भाई जिन्ना नेवर वांटेड पार्टीशन, ही वाज सीकिंग अ पावर शेयरिंग डील एंड इट इज नेहरू एंड कांग्रेस व्हिच forced Pakistan on him. Both statements cannot be true. ये आप भी अगर रिसर्च में आएंगे तो यही दो पोलर एक्सट्रीम्स में से then you would have to find the way कि भाई सच क्या है। और सच सबसे ज्यादा जो प्राइमरी सोर्स होती है ना, वो होता है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ व्हाट somebody has said। या हम कहते हैं कि अच्छा कोई अभी तक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लाओ यार, आयशा जलाल या उसके सपोर्टर, जहां पे कहा हो कि सीक्रेटली जिन्ना साहब ने कहा था मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए, मैं तो पावर डेयरिंग शेल के लिए तैयार हूं, और देयर इज नन। अगर होता तो वो जिन्ना साहब को कम से कम वहां पे एक दफा तो कोट कर देती ना अपनी सपोर्ट में। अच्छा, उस किताब के अंदर वेरी इंटरेस्टिंग 2 जगह पे जिन्ना साहब को कोट किया है इन टोटली इरेलीवेंट वेज कि भाई वो मेरा पैगाम दो अब्दुल रब निश्तर को कि अपने भाई को मुझसे मिलाए। इफ यू कैन कोट जिन्ना इन सच अ वे, इन इन्वर्टेड कॉमर्स, इसका मतलब है यू आर अवेयर कि जिन्ना को कोट करना इंपॉर्टेंट है। तो सारी आर्ग्यूमेंट या थीसिस जिस पे आप बिल्ड कर रहे हैं, वहां पे एक भी स्टेटमेंट नहीं है, और एक स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो कहे कि जिन्ना साहब कभी भी तैयार थे। अगर आप कैबिनेट मिशन प्लान पे आएंगे ना स्पेसिफिकली, तो वहां पे भी आपका मैं जवाब दूंगा। लेकिन ऑन द होल माय चैलेंज इज जिन्ना नेवर आफ्टर 22 मार्च 1940 एट लाहौर इवन ओब्लिकली, यानी दूर से भी इशारा नहीं उन्होंने किया कि आई एम रेडी फॉर अ पावर शेयरिंग डील। ऑन द कॉन्ट्ररी, उन्होंने बार बार कहा है कि जो लोग कहते हैं मैं पाकिस्तान की डिमांड एज अ बार्गेनिंग चिप कर रहा हूं, वो कांग्रेस के एजेंट हैं। ये मैंने वो भी कोट कर दिया यार। अब कौन सी चीज है जो रह गई है? वेयर इज द एम्बिग्युइटी? और एम्बिग्युइटी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पूरा वो जो एविडेंस है वो आप छुपा लें। तो मैं कहा करता हूं कि एकेडेमिया में 2 पाप सिंस हैं। एक ये कि आपका लिखा थीसिस मैं अपने नाम से छुपवा लूं, दैट्स प्लेजरिज्म। दूसरा ये है कि एक झूठा थीसिस बना के जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर एविडेंस है उसको मैं दबा दूं और एक थीसिस पेश कर दूं। तो उन्होंने, आयशा जलाल ने ये किया है। और जो नहीं मुझसे एग्री करता, उसके जितने फॉलोअर्स हैं वो मेरे साथ आर्ग्यू कर लें। उसने तो ये कह के अपनी जान छुड़ा ली है कि आई विल नॉट एंटरटेन हिम, ही इज नॉट अ हिस्टोरियन, ही इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और यार दुनिया में एविडेंस इज नाइदर पॉलिटिकल साइंस नॉर इट इज हिस्ट्री, एविडेंस इज एविडेंस। ये बच्चों वाली बातें हैं। और उसके बाद वो भाग गई हैं, तो जो भाग जाए उसका आपने जिक्र किया, मैं तो उसका जिक्र करते ही नहीं हूं। तो मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड दे दी है। ठीक है।
मुझे हाँ दो पॉलिटिकल रियलिटीज जाननी है। एक तो द मुस्लिम लीग डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हुए थे बिफोर 47, उसमें इन नन ऑफ दोस फोर प्रोविंसेस ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान, in Bangladesh, of course, they did well. They didn't win in the four provinces of Western Pakistan on their own. In fact, Congress or the other regional parties, unionist parties won. And the other thing is, India में जो जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट चल रहा था, it was actually those places that the Muslim League won. So what I wanted to ask you was, पहले तो from that period's point of view, when Muslim League didn't win those elections, how could it control the narrative despite losing in its strong supposed places where it wanted the homeland? How could it still get Pakistan? Second, how does modern India reconcile, because history does affect our present, right, with the fact that people who voted here in those separate electorates, of course some people went to Pakistan, but majority of them are still here, right? How does one reconcile with that fact that they voted on the other side and they are still here? And I ask this from a process of genuine healing, Very good question. I'm so glad you are asking these questions, क्योंकि these should be answered. सबसे पहली बात है, आप 1937 इलेक्शन 37 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि 46 के इलेक्शन में द टेबल हैड टर्न्ड, तो ये 37 में देखिए। 37 के इलेक्शन में वेरी इंटरेस्टिंग, मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का जो है ना मैनिफेस्टो, वो ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। उसके अंदर कोई पाकिस्तान की डिमांड भी नहीं थी मुस्लिम लीग की तरफ से। सिर्फ ये था कि मुसलमानों के जो राइट्स हैं उसके लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सेपरेट इलेक्टेड्स जो हैं ये मुसलमानों से नहीं छीने जाने चाहिए, ठीक है। और पता नहीं 33% जो है वो सेंट्रल असेंबली में जब बनेगा इंडिया, तो उसमें मुसलमान यानी लीग मुसलमान को इतनी पोजीशन होनी चाहिए, ये था। कांग्रेस का जो था वो भी यही था कि हम आने वाले जमाने में रिफॉर्म भी करेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में नहीं है, कांग्रेस के है, और हम एक यूनाइटेड इंडिया में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले, मैनिफेस्टो से पहले 1936 में जवाहरलाल नेहरू जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने एक स्पीच की कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर हम जिम्मेदारी सिस्टम यानी जागीरदारी सिस्टम खत्म कर देंगे, और हम सोवियत यूनियन का जो एक्सपेरिमेंट है, सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट है, उसकी लाइट में हम इंडिया को भी एक प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट मुल्क बनाएंगे। अच्छा, जब ये आई तो एकदम उसके बाद इलेक्शन हो गया। तब तक ये एक मुस्लिम लीग की कैंपेन हैड नॉट टेकन ऑफ, क्योंकि ये नहीं था पता कि रिजल्ट क्या होंगे। जब इलेक्शन का रिजल्ट 37 में आया तो द मुस्लिम लीग वाज राउटेड इन द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आजकल उसे कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के अंदर। बलोचिस्तान के अंदर तो इलेक्शन होते नहीं थे, वहां पे वो जिरगा था ऑफ ट्राइबल लीडर जो सारी मुसलमान थे। और बंगाल के अंदर 114 सीटों में से 40 उन्हें मिली थी, बाकी जो वहां की पार्टी थी कृषक प्राजा पार्टी शायद वो ले गई थी, और सो ऑन। हाँ, मुस्लिम मिनॉरिटी यानी हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में नोटिसेबली बेटर द मुस्लिम लीग डिड, बट नोवेयर डिड दे, वो क्या कहते हैं, कोई स्वीप नहीं किया वहां पे भी मुस्लिम सीट्स को, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स की पार्टीज थी, उनको कुछ सीटें मिल गई। तो इस तरह करके है। अब आपका सवाल है कि ये इसके बाद फिर दोबारा जिन्ना साहब ने क्या किया कि सीटें 46 के इलेक्शन में फिर मुस्लिम लीग को मिल गई, यही आपका सवाल है ना कि हाँ, मतलब मेरा सवाल ये है कि 1946 में भी अगर आप देखें NWFP और पंजाब में यूनियनिस्ट और कांग्रेस, या कांग्रेस खुद से या यूनियनिस्ट कांग्रेस एंड अकाली दल का मेजॉरिटी था। सिंध में इट वाज जस्ट
एक का मतलब डिफरेंस था दोनों के बीच जी में. जी जी. So the gap, there was no decisive mandate on the western side at least. बांग्लादेश साइड में फिर भी था, बट वेस्टर्न साइड में तो डिसाइसिव मैंडेट कहीं भी नहीं हो पाया, इवन इन 46. दैट्स सो करेक्ट, दैट्स करेक्ट. लेकिन उसकी सीटें को स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत है. 595 सीट्स थी मुस्लिम रिजर्व सीट्स, उसमें से मुस्लिम लीग 440 जीत गई थी. तो इन टर्म्स ऑफ दैट्स अ लैंडस्लाइड. अब वोट काउंट करते हुए तो पता नहीं मुसलमानों के 2.3% बनते हैं. दैट्स अ डिफरेंट मैटर. बट द रूल्स ऑफ द गेम वर फर्स्ट पास द पोस्ट, जो भी ज्यादा सीटें ले जाए. तो आपकी बात दुरुस्त है. पंजाब के अंदर पंजाब असेंबली के अंदर 175 सीट्स थी, 84 रिजर्व मुस्लिम सीट्स थी. ठीक है, उसमें से मुस्लिम लीग को 73 मिली थी in the 46 election, but 73 were not enough to form a government in Punjab. तो इन्होंने कोशिश भी की शेड्यूल कास्ट से और क्रिश्चियन से और इवन विद द कांग्रेस और सिखों से कि हम हुकूमत बनाए. लेकिन इलेक्शन की बुनियाद जो थी जिस पे ये सीटें मिली थी वो था कि द मुस्लिम लीग कैंपेन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. The Indian National Congress has campaigned for a united India. और सिख पंथिक पार्टीज का कैंपेन था कि अगर पाकिस्तान बनता है तो पंजाब के उन इलाकों में जहां हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है, हम कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे. समझ गए आप? तो जो रिजल्ट आया पंजाब में, फॉर एग्जांपल 84 रिजर्व सीट्स में से 73 मुस्लिम लीग को मिल गए. कांग्रेस को 50 की 50 जनरल सीट्स मिल गई. सिख पंथिक पार्टीज को 21 आउट ऑफ 23 मिल गए. उनमें से एक जो है कांग्रेस के वो सिख को मिली और एक शायद पंजाब यूनिस्ट पार्टी के सिख कैंडिडेट को मिली. समझ गए? तो वहां पे जिन्ना साहब ने फिर जैसे कलकत्ता के अंदर डायरेक्ट एक्शन करवा के और वायलेंस वहां पे शुरू हुई थी, कॉल दिया कि ये जो हुकूमत बन रही है, हुआ क्या था कि मुस्लिम लीग की सीटें एक्चुअली पंजाब यूनिस्ट पार्टी के जो लैंडलॉर्ड थे ना, मेरा आपने पूरा मुझे करने नहीं दिया कि 37 के बाद जिन्हों ने कहना शुरू कर दिया कि इस्लाम और मुसलमान यूनाइटेड इंडिया में अंडर कांग्रेस दे वुड बी अंडर अ परमानेंट थ्रेट. तो अगर अपनी जिम्मेदारी बचानी है और इस्लाम को बचाना है और मुसलमानों को बचाना है तो आप मुस्लिम लीग का साथ दें. उस जमाने में पंजाब यूनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे सर सिकंदर हयात, उनको जिन्ना साहब ने कन्विंस कर लिया 1937 में कि एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, आपकी जो इंटर कम्युनल है ना पार्टी, पंजाब यूनिस्ट पार्टी, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख मिनिस्टर भी होते थे, सपोर्टर भी होते थे, वी विल नॉट डिस्टर्ब दैट. लेकिन नेशनल इंडियन पॉलिटिक्स में सारे पंजाब यूनिस्ट पार्टी के जो मुस्लिम मेंबर्स हैं, दे विल जॉइन द मुस्लिम लीग, ताकि कांग्रेस को कॉर्नर करने के लिए वी बिकम योर पार्टी. क्योंकि कांग्रेस वांटेड द एंड ऑफ जिम्मेदारी, दीज पीपल वांटेड टू रिटेन देयर लैंड होल्डिंग्स. अब हुआ ये कि यूपी के अंदर जो अगर मुस्लिम लीग जिन्होंने ये बनाई थी, ये तो पुराने लॉयलिस्ट किस्म के लैंडलॉर्ड थे. इनमें वहां पे तो कोई इस किस्म की मिडिल क्लास थी नहीं. हाँ, नवाब है, नवाब ये वो सारे उनके सब नाम ये हैं, ताल्लुकदार और तो. लेकिन पाकिस्तान अगर बनना था तो यूपी में तो बन ही ना सकता. तो जिन्ना साहब ने फिर इस कैंपेन को वहां से निकाल के नॉर्थ वेस्ट रीजन के मुसलमानों में आके कैंपेन किया कि देखो पाकिस्तान यहां बनेगा और यहां पे आपकी जिम्मेदारी भी बच जाएगी, यहां पे इस्लाम भी बच जाएगा और मुसलमान भी बच जाएगा. और पूरी कैंपेन 45-46 की जो है, उस जमाने के जो गवर्नर थे पंजाब के सर बर्ट्रैंड ग्लेंसी की पूरी रिपोर्ट्स, सीक्रेट रिपोर्ट्स मैंने कोट की हैं.
और फिर सर एवन जेंकिंस जो लास्ट गवर्नर है, वो बार बार वार्न कर रहे हैं कि देखो ये एक रेपिडली कम्युनल मूवमेंट यहाँ पे कैंपेन जना कर रहा है, और इसके बाद यहाँ पे ब्लड शेड होगा जिस तरह की बातें हो रही हैं। और जब ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी पंजाब में, सर खिजर हयात टिवाना जो बेचारे बहुत शरीफ आदमी, ऑनेस्टली इंटर कम्युनल जो थे, जो ट्रेडिशन थी पंजाब यूनिस्ट पार्टी के, उनको तो अंग्रेज डीसी ने कहा अब बचाना है ना अपने आप को तो मुस्लिम लीग के साथ जाओ। तो वो सारे मुस्लिम लीग में आ गए कि फ्यूचर पार्टी यहाँ पे जो होगी मुस्लिम लीग होगी, तो उनके इशारे पे आ गए। लेकिन हुकूमत बनी कोलिशन गवर्नमेंट विद खिजर हयात टिवाना एज चीफ मिनिस्टर, सपोर्टेड बाय कांग्रेस 50 सीट्स, 23 सीट्स ऑफ द 6, और उन्होंने शायद एक दो और सीट, तो उनके पास मेजॉरिटी बन गई। उन्होंने हुकूमत बना ली अप्रैल 1946 में। जिन्ना साहब ने पहले अगस्त में डायरेक्ट एक्शन करवाया जिसमें कई हजार लोग मारे गए कलकत्ता में, और फिर डायरेक्ट एक्शन 24 जनवरी को पंजाब में उन्होंने हुक्म दिया कि शुरू कर दे। वो रहा तो पीसफुल, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उसमें वायलेंस भी आनी शुरू हो गई, और उस वायलेंस मार्च में वो वायलेंस इस स्केल पे हुई कि लाहौर, अमृतसर, मुल्तान और रावलपिंडी के इलाकों में हमले हुए। मेनली उसमें हिंदुओं और सिखों की जाने गई। मसलन एवन जेंकिंस राइट्स के ऑफ द 5200 डेड बाय 4th August, फॉर एवरी one Muslim killed, 6 non-Muslims had been killed up until then, of which the majority were Sikhs of the Rawalpindi इलाका। इसके बाद जब वो हो गया ट्रांसफर ऑफ पावर, तो दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस ने फिर मिल के वहाँ के जो बदमाश हैं, करप्ट पुलिस है, लोअर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने लूट मार भी की इधर हमारी तरफ, और उधर से मुसलमानों को भगाया इधर। तो ये है भैया कि कैसे उन्होंने जिम्मेदारी को बचाने के लिए, और आज तक कोई ऐसा लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ जो आपके हिंदुस्तान में महल शुरू में ही हो गया था। तो आपकी जो मिडिल क्लास बनी है ना, वो उसमें लैंड रिफॉर्म का बहुत बड़ा रोल है। जहां पे नहीं हुआ वहां पे अभी भी आपके एक फ्यूडलिज्म है, बिहार और ये और वो। बाकी पंजाब और ये सारे इलाकों में एक मिडिल पेजेंट्री जो है वो आगे बढ़ी, और वहां से मिडिल क्लास आई। फिर आपने पढ़ाई लिखाई पे, हायर एजुकेशन पे, स्कूलों के ऊपर बहुत जोर दिया। हमने लोगों को एक नशे में डाल दिया कि ये एक मिसाली इस्लामी हुकूमत होगी। 75 साल हो गए हैं, एक आइडियल मुस्लिम स्टेट तो बन ना सकी, और वो आज बैंकरप्ट हो चुकी है, और उसका पॉलिटिकल सिस्टम पैरालाइज हो चुका है। तो ये पाकिस्तान की ट्रेजेडी है। आपका मैंने जो सवाल का जवाब भी दे दिया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ है वो भी बता दिया। राइट, बट जो मैं पूछ रहा था दूसरा चीज, विच इज द हाउ डू यू रिकंसाइल द फैक्ट दैट it was here in the separate electorate seats where the Muslim League did well, considering that majority of the people who would have voted, of course not them but their ancestors, they voted for the Muslim League. So how should India and Indians in general reconcile with that? It's a very difficult question, but something that we grapple. Let me try to answer it, because answers must be given. Then how the Indians reconcile is for you to decide. ये एक बिल्कुल अच्छा सवाल है कि भाई नॉर्थ वेस्टर्न और बंगाल के अंदर अगर मुसलमानों को कहा जाए कि यहाँ पाकिस्तान बनेगा और पता नहीं क्या क्या आपको मिल जाएगा, तो वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन है। लेकिन यूपी, मध्य प्रदेश, वो बाकी जो है अपना मद्रास स्टेट और ये गुजरात, हैदराबाद, क्यों मुस्लिम जो वोटर्स थे उस जमाने के उन्होंने वोट दिया। उसमें आप कैंपेन देखें जिन्ना साहब की, बिगिनिंग अप्रैल 1940, और वो हर जगह ये जाके कहते रहे, एंड आई एम रिपीटिंग, ये मेरी किताब के अंदर बार बार मैंने कहा है। उन्होंने कहा है वहां के मुसलमानों को, देखो तुम अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस
माइनॉरिटी ही रहोगे। पाकिस्तान बने ना बने, इन प्रोविंसेस में तुम माइनॉरिटी में हो, लेकिन तुम अपने ब्रेदरन मुसलमानों की आज़ादी जो है उन इलाकों में जहां वो मेजॉरिटी में है उसमें रोड़ा मत बनो। तो ये एक मॉरल ब्लैकमेल है ना कि इन द नेम ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम ब्रदरहुड यू सैक्रिफाइस योरसेल्फ फॉर द लिबरेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन द मेजॉरिटी एरियाज। और इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नॉट एवरीबॉडी वाज कन्विंस्ड। ये ब्लैकमेल तो हो रही थी। कानपुर में 30 मार्च 1940 को वहां के मुसलमानों ने कहा कि सर, जहां आप पाकिस्तान बना रहे हैं वहां तो पहले ही पाकिस्तान है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर चीफ मिनिस्टर मुस्लिम, पंजाब के अंदर मुस्लिम, सिंध के अंदर मुस्लिम, शाही जिरगा ऑल मुस्लिम, बंगाल मुस्लिम, तो हमारा क्या बनेगा जो आप यहां छोड़ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि आई विल मेक 2 करोड़ मुस्लिम्स experience martyrdom and get smashed. These are his words. In order to liberate 7 crore Muslims from the rule of Hindu Congress. इस किस्म के कुछ वर्डिंग हैं। तो जिन्ना साहब यहां के मुसलमानों को कुर्बान करना चाहते थे, लेकिन बात यह कि वो 2 करोड़ में राइट टू वोट तो महल 2 या 3% का था जिन्होंने वोट देना था। और ये वो ही है जो अपने आप को अशराफिया कहते हैं, जो ये नहीं मानते कि उनके आबाओ अजदाद, उनके एंसेस्टर इसी धरती से, वो अपने आप को यहाँ पे इस्लाम की एक्सटेंशन समझते हैं और उन्होंने इस किस्म का वोट दिया। और उसके बाद जो एक और रिकॉर्ड है, कई यहाँ पे रह गए, अपनी जब जमीनें जमूनें बेच ली तो तब यहां से गए हैं इंडिया से। वो समझ गए आप? वहां पे मसला यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कभी भी एंटी मुस्लिम एजेंडा नहीं था और उनकी लीडरशिप मॉरली करप्ट भी नहीं थी कि जहां देखा कि भाई अब हमारा जो इंडिया को यूनाइट रखने का जो है मॉडल वो कामयाब नहीं हुआ, तो अब हम अपना बदला लें इन मुसलमानों से। एवरीबॉडी न्यू कि जो आम मुसलमान हिंदुस्तान में है उसको कभी भी कंसल्ट नहीं किया गया इंडिया के फ्यूचर पे, क्योंकि राइट टू वोट तो 10% के पास था, जिसमें मुसलमान परसेंटेज वाइज हिंदुओं से कम थे। हिंदू ज्यादा पढ़े लिखे थे, ज्यादा उनके पास बिजनेसेस प्रॉपर्टीज थी, तो वोट राइट उनके पास ज्यादा था। यह नहीं कि 10% को इवनली मुसलमानों और हिंदुओं या सिखों में डिवाइड किया गया था। इट वॉज क्वालिफाइड बाई हाउ मच रेवेन्यू यू पेड एंड हाउ मच एजुकेशन यू हैड। मेरे दादाजी के पास राइट टू वोट था हमारे पूरे खानदान के अंदर, तो वो बहुत सिलेक्ट लोग थे जिनके पास वोट था। और जो आम मुसलमान जो दुकान खोलता है, छाबड़ी लगाता है, हाँ जी, छोटी मोटी खेड़ी बात, वो क्या कहते हैं यार, कल्टीवेशन करता है, उसको तो नोबडी कंसल्टेड हिम एट एनी पॉइंट। अब ये जो 1-2% है उनमें से एक कितने कहते हैं कि अबाउट 300,000 और ये लोग आ गए थे कराची में, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे और इनको ख्याल था कि पहले हम वो क्या कहते हैं मुगल एम्पायर को हम ही रन करते थे, अब पाकिस्तान को जाके हम चलाएंगे। और मैंने एक और किताब है मेरी स्टेट नेशन एंड एथनिसिटी में, उसमें जो MQM मुहाजिर कौमी मूवमेंट के जो प्रेसिडेंट थे जिन्हें बाद में कत्ल कर दिया गया फ्रॉम विद इन, अपना अजीम तारिक, उनको मैंने कहते सुना है कि देखें हमारे बुजुर्ग जो हैं उनको नेहरू जी कह रहे थे कि आप मत जाएं, वी वांट यू हेयर, लेकिन क्योंकि ये मुल्क इस्लाम और मुसलमानों के लिए बन रहा था तो हमने अपनी ड्यूटी समझी कि हम वहां चाह के पाकिस्तान को चलाएं। क्योंकि हमारे इलाके में स्वाय पंजाब के बाकी तो लैंडलॉर्ड और ये थे, पढ़े लिखे मुसलमान ही कोई नहीं थे। जो ये यहां से आए ना यूपी और उर्दू स्पीकिंग लॉट, दे वर ऑल एजुकेटेड एंड कुड यू नो बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट। तो पहले 3-4 साल ये माइनॉरिटी ने पाकिस्तान को चलाया है। वो तो 1951 में जब प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को असैसिनेट किया गया तो ये मुहाजिर जो हैं उर्दू स्पीकिंग, इनकी जो है
होल्ड थी पाकिस्तान पे कमजोर होनी शुरू हुई, और बाद में अब वो पछताते हैं कि हमने अपना घर छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के यहाँ आ गए, और अब हमको कहते हैं तुम तो मुहाजिर हो, तुम्हें मानते ही नहीं कि तुम पाकिस्तानी हो। तो ये है बैकग्राउंड कि अलबत्ता कमिंग बैक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, और कांग्रेस को ये पता था कि जो एक्चुअल मुस्लिम पार्टीज थी, जो इस्लाम वाली पार्टीज थी, मैं नाम जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम की पार्टी, मजलिस एहरार जो पंजाब की बहुत बड़ी पार्टी थी मुसलमानों की, खाकसार पार्टी जो ऑल इंडिया लेवल मुसलमानों की पार्टी थी, और सिंध के अंदर इत्तेहाद पार्टी, खान बहादुर, अल्लाह बख्श सुमरो, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट पे सारे टाइटल छोड़ दिए थे और 43 में उनको असैसिनेट किया गया। उन मुसलमानों की कहानी भी याद रखते हुए कांग्रेस को पता था कि मेजॉरिटी मुसलमानों की हमारे पास है जो यहाँ पे रहते हैं, ये एक एलीट है जो ये सारी इसमें इन्वॉल्व है। आज आपने ये सवाल करके मुझे बहुत अच्छा चांस दिया है क्लैरिफाई करने का कि कांग्रेस न्यू कि ये मुसलमान नहीं सपोर्ट कर रहे, ये वो एलीट कर रही है जिन्होंने कभी भी, जो अंग्रेजों के साथ पहले दिन के सर सैयद के कहने के बाद, these people were always pro-British and opposed to the Indian National Congress. समझ गए आप? तो ये है बैकग्राउंड। Yeah, even there are Pasmanda icons like Asim Bihari who were very nationalistic at that time. मेरा एक सवाल इसमें अब ये है कि do you think a partition under any hypothetical scenario could have been avoided? Which means, do you think there was any solution which would be equally acceptable to the Muslim League and the Congress? Of course, this possibility was there. But my contention in the Jinnah book is that the Muslim League sabotaged all those opportunities. ये जो कैबिनेट मिशन प्लान वाली एक Could you explain that? Yeah. What was the solution of that? मिथ क्रिएट की गई है, वो बिल्कुल बकवास है। मैंने वो भी पूरा चैप्टर उसके ऊपर, और ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया, अगर आप ये 2 चैप्टर पढ़ लें तो मुझे यहाँ उसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। यार लोगों को किताब खरीदें और पढ़ें, बजाय कि मेरे से बार बार यही सवाल होता है। द कैबिनेट मिशन प्लान वॉज अ नॉन स्टार्टर फ्रॉम डे 1। उसमें यह था कि इंडिया के 3 ग्रुप्स होंगे, ए, बी एंड सी। ए हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, बी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के मुस्लिम मेजॉरिटी, और सी नॉर्थ ईस्टर्न के मुस्लिम प्रोविंसेस। अगर एवरी 10 years अगर ये चाहें तो the whole group could opt out of India और individual provinces could do that. अब मुझे यार बताओ, एक स्टेट बन रही है आफ्टर colonial domination for so many 200 साल तो अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने वो किया है। अपनी आज़ादी के अंदर पहले से वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो रख लें कि जो ये स्टेट की यूनिटी खत्म हो सकती है। मुझे अगर कोई उस जमाने में देता तो मैं तो उसे आउट ऑफ हैंड रिजेक्ट कर देता। यार व्हाई वुड आई वांट अ स्टेट जो बनने से पहले उसकी जो है वो ब्रेकअप हो सकता है। दूसरा, जो सेंटर था उसके पास क्या पावरें दी उन्होंने? ओनली डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस, बट नो ओरिजिनल राइट टू रेज टैक्सेस। ये सारे टैक्स प्रोविंसेस ने देने थे। तो ऐसी गवर्नमेंट तो पैरालाइज्ड है ना, कुछ भी नहीं कर सकती जब तक प्रोविंसेस कोऑपरेट ना करें। तो क्या कांग्रेस वालों को पागल कुत्ते ने काटा था कि वो इस ट्रैप में आ जाते? और ये भी झूठ है कि जिन्ना साहब ने एक्सेप्ट कर ली और कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दी। द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर जिन्ना वाज रिजेक्टिंग द कैबिनेट मिशन प्लान कि देखें हम तो पाकिस्तान बना रहे थे, चाहते थे, इन्होंने पाकिस्तान नहीं हमें दिया, और हम कह रहे थे सिर्फ 2 ग्रुप बनाएं, ए और बी, इन्होंने हमारे 3 ग्रुप बना दिए। एक और बात है, उस जमाने में जब ये हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान, तो सिख जो हैं पंजाब के, उन्होंने कहा था वी हैव बीन प्लेस्ड इन ग्रुप बी अगेंस्ट आवर विशेस, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ ग्रुप बी। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो 96% मुसलमान थे, खुदाई खिदमतगार, डॉक्टर खान और उनके
ब्रदर खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने भी कहा वाई शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप बी, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, वी वांट यूनाइटेड इंडिया। तो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम पहले दिन से विद इन द ग्रुप्स भी शुरू हो गया था। और तीसरी बात, जो 571 स्टेट्स थी, दे ओनली सरेंडर्ड डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। जो उनकी ऑटोनॉमी पहले थी ना, जो राजा महाराजा यानी हंटिंग और ये शूटिंग और ये उनका वो ऑटोनॉमी वुड बी unaffected. Now let's say hypothetically both India, Congress and Jinnah had agreed कि यार चलो whatever, let's keep it, and both agree कि let's have universal adult franchise. But the princely states say we did not agree to any such interference in our internal autonomy. तो एक और प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, यानी it was no constitutional formula which could have worked. और उसको अल्टीमेटली एक और बात है, कांग्रेस ने उसको एकदम रिजेक्ट भी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ये जो है ना इस किस्म की इंटरिम गवर्नमेंट, वहां पे तो हम नहीं जाएंगे, बट वी विल गो टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इंटरिम गवर्नमेंट तो ज्वाइन करेंगे, और फिर कई कंडीशंस लगा दी, बट वी विल नॉट गो टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली to make a constitution for India as long as the three constitutions of the groups do not include that the groups and provinces will have the right to secede. तो आप बताएं वो तो मतलब ये कैसे वर्केबल था? तो this is not, the intention is very clear, it's very उसके clear. बाद 6 जून को जिन्ना साहब का जो है ना फर्स्ट स्टेटमेंट के अब हम मान लें, वो ये है कि पाकिस्तान रिमेन्स आवर irrevocable objective, but we may not get it tomorrow. Within this cabinet mission plan, there are many loopholes, including every 10 years to opt out, and we will work towards Pakistan. तो वहां पे भी उनका मैंने बयान दे दिया है। बीबी आयशा जलाल has kept all that under the rug, और वो थीसिस ले आई है कि actually he wanted power sharing deal because he accepted, not saying that Jinnah refused to go to the Constituent Assembly for keeping India united under a constitution. तो वो उस फ्रॉड की वजह से, और हमारे स्कॉलर जो हैं वो पता नहीं उनमें कैपेसिटी नहीं है, वो किस तरह आर्ग्यू करते हैं। मैं ये झूठा हिस्टोरियन नहीं हूं, मैं तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं who knows what the मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट was, what were its implications. मैंने तो पूरा आर्ग्यू किया है कि ऑलरेडी द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट वाज एन एक्सीलेंट फ्रेमवर्क फॉर कीपिंग इंडिया यूनाइटेड, और मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा फैक्शन उसको मान भी गया था। वो तो गुंडागर्दी की इन्होंने 1929 में उन लोगों को उस पंडाल से, उस गैदरिंग में से पकड़ पकड़ के निकाला और फिर उसको रिजेक्ट किया। तो वो सारी किताबें मेरी किताब में आ गई हैं, ये सारी चीजें विद एविडेंस। नोबडी कैन डिनाई even if they bring somebody from the dead back and were to question me. तभी there is no debate now. लोगों को मेरे खिलाफ नफरत जरूर है क्योंकि उनका झूठ मैंने पकड़ लिया और उनकी थर्ड रेट की जो स्कॉलरशिप है वो एक्सपोज हो गई है on both sides. That's the problem. Why do you think Congress, and also by implication the larger Hindu community as well, so obsessed with a unified India? After some point, why didn't they concede to the inevitability of it? Why were they obsessed with it even when it was not practical? Well, I don't think they were obsessed. They had from day one wanted all Indians to be part of a grand nation जो एक नए किस्म का फॉर्मूला होगा based on peace internally and externally. I think these were glorious ideas. और उसी पे वो दे स्टूड फर्म, एंड सो आई एडमायर देम फॉर दैट। वरना हिंदू महासभा कह रही थी, और लो लॉजिक समझ मुझे आती है कि अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है तो सारे मुसलमान उधर चले जाएं और सारे हिंदू इधर आ जाए। तो कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया? उसने ये इसलिए नहीं किया कि उसकी आइडियोलॉजी वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म एंड इंक्लूजन एंड नॉट ऑन ये जो रिवेंज वाली आइडियोलॉजी है।
महासभा की पोजीशन लॉजिकली मुझे समझ आती है, बट मॉरली आई वुड से द कांग्रेस हैड द राइट पोजीशन। और आज आपकी दुनिया में इज्जत इसीलिए है ना, जो भी है, कि आपके पास एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। और ठीक है, आजकल आपकी पॉलिटिक्स जो है वो, उस पर कई क्वेश्चन मार्क हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन बेसिकली इंडिया इज द सक्सेस स्टोरी। आपके मुसलमानों को, मैं तो कहता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगी तो मुसलमानों की जो आइसोलेशन है ख़त्म हो जाएगी। दिस मे बी द RSS एंड BJP project, but for anybody who has all his life taught human rights would say कि यार सबसे ज़्यादा तो ग्रेट राइट्स अतातुर्क ने मुसलमानों के लिए पैदा किए थे, और वहाँ की औरतें और वहाँ के लोग मेडिवल सोच से निकल के मॉडर्न लोग बने। वो एर्दोगान अब फिर शरारत कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट देयर इज अ सक्सेस स्टोरी। अब सऊदी अरेबिया इज डूइंग ऑल द रिफॉर्म्स विच वर अनथिंकेबल। तो मुसलमानों को भी ये समझ आ रही है कि जब इस्लाम आया था और उसकी जो ग्लोरियस मैसेज है वो एक एथिकल वैल्यू होनी चाहिए। यू कांट स्टार्ट imposing the rules of a medieval society in the 21st century. इसको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो कांग्रेस वाज ऑलरेडी देयर जहां पे पाकिस्तान को आना चाहिए। जो दुख की बात है, लोग कहते हैं जी बजाय कि पाकिस्तान कांग्रेस की तरफ आए, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ बनना चाह रहा है। इस पे मैं अब क्या जवाब दूं आपको? I would slightly disagree with you on that. I don't think मैं तो एग्री नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं, मुझे ये लोग कहते हैं, it is कहते हैं। आप जानते ही हैं कि वो कवरेज इंडिया के बाहर कैसा होता है, बट आई डोंट रियली सी दैट एट ऑल। इट्स नहीं, मैंने यहाँ पे आई मेट नाउ मुस्लिम्स इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, प्रोफेसर्स, ये वो, तो अपनी जगह पे दे हैव डन वेल। जो पढ़ लिख जाता है मुसलमान, आई थिंक उनको सीनियर पोजीशन भी मिल जाती हैं। मैं वो सारा कुछ अपनी आंख से देख रहा हूँ। लेकिन ये जो एक वो है ना मॉब लेवल, वो जो है पॉलिटिक्स, वो उसमें एक प्रॉब्लम है, उसका भी जिक्र करना लाजमी है। आउट ऑफ गुडविल मैं कहता हूँ यू आर अ सक्सेस स्टोरी। आप इस चीज़ को मैनेज करें, मुसलमानों की जो आइसोलेशन है ख़त्म करें। लेट द मुल्लाज रेज हेल, हु केयर्स। अभी 3 तलाक जब ख़त्म हुई थी तब नहीं शोर मचा था, बल्कि शाह बानो केस में अगर राजीव गांधी को गलत किस्म की एडवाइस ना दी जाती तो ये सारा प्रॉब्लम ही ना खड़ा होता। वो एक्सेप्शनलिज्म मुस्लिम की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है 21st सेंचुरी में? एवरीबॉडी शुड हैव द सेम राइट्स एंड एवरीबॉडी शुड हैव द सेम ऑब्लिगेशंस। ये एक interdependent है। Absolutely. I'll tell you certain examples because these are not as well quoted outside. For example, in India, Hindu temples are run by the government, but all the minority shrines are run by them. Like it's run by them, right? It's not run by the government. Institutions like educational institutions also, Hindus cannot start. Only religious or linguistic minorities can start. So while the government, like people would say कि ये right wing है and all of that, and these laws are not even being discussed for revision, मतलब it's not even there. So there are certain things that actually don't add up with that, but I get your larger point that in terms of what you're saying. But इसमें एक चीज मुझे पूछना था, because a lot of people say this, क्योंकि ये उसी टाइम में हुआ था, the Nehru Liaquat Act, which happened like post partition, post the creation of the 2 states. There was this thing that it was stopping the transfer of people because it's not like 47 हुआ और people आगे पीछे जाना छोड़ दिए. It was a constant process of transfer, right? Which was put to an end by the Nehru Liaquat Act. Now there are some people who say that it should have been allowed to happen, in the sense the natural flow of people choosing which state they want to be. And some people go to the extent of saying जो Turkey और Greece में हुआ था, full population transfer, because once you accept one like you said, one premise of the 2 nation theory, the second one, irrespective of what you say,
is automatically true. मतलब in the sense that आप एक है तो दूसरा नहीं, ऐसे नहीं है, दोनों साथ में true होना पड़ेगा. Do you think a full-fledged population transfer, this is again a hypothetical scenario, but people say जो टर्की ग्रीस में हुआ, do you think that was realistically feasible in place of the Nehru-Liaquat Act? Actually, I think it's the other way around. टर्की और ग्रीस में आफ्टर अ बिटर वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, हाँ जी, उसके बाद हुआ था पीसफुल ट्रांसफर के मुसलमान जो हैं व्हाट बिकेम ग्रीस, वो वहाँ से टर्किश वो मेनलैंड पे आ जाएं, और जो मुसलमान वहाँ रहते थे ना ग्रीक आइलैंड्स में और ये वो, दे ऑल केम टू द मेनलैंड, और मेनलैंड ग्रीस व्हाट बिकेम टर्की से ग्रीक चले गए वहां. लेकिन जो वो जो थी अपना लियाकत, नेहरू लियाकत पैक्ट, वो तो इसके रिवर्स थी. करेक्ट, आई नो. सो आई एम आस्किंग, डू यू थिंक हो पाता? वो क्या थी? वो ये नहीं थी कि लोग वो तो था कि सारे हिंदू जो गए हैं वापस आ जाएं और सारे मुसलमान जो इधर गए हैं वो अपने घर आ जाएं. So it was the other way. No, I know it's the other way around, but I'm saying, do you think the other, which is this population transfer, Greek Turkey style, was more like, do you think that was feasible to execute in place of the Nehru-Liaquat Act? That the question is, do you think people would have voluntarily wanted to leave their homes, their culture, their everything? I'm assuming the Muslims, क्योंकि हिंदुओं को तो बेचारों को निकाल ही दिया था ना बाय दिसंबर. They had no choice. They had no choice. लेकिन ये मुसलमान क्या वाकई जाना चाहते थे? अगली बात, या पाकिस्तान उनको लेना चाहती थी? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना. जिन्ना साहब की 11 अगस्त की स्पीच, जिसको ये सारे सेकुलर बनाते हैं, मैंने कहा वो भी जिन्ना साहब का एक मास्टर स्ट्रोक था कि कांग्रेस को मजबूर किया जाए कि आप हिंदू और जो मुसलमान है यहां से मत निकालो, माइनॉरिटीज को आप प्रोटेक्ट करो, हम भी करेंगे. जिन्ना साहब ने कह तो ये दिया, लेकिन यहाँ की जो हिंदू सिख हैं उनको भागना पड़ा एंड नथिंग कुड बी डन. समझ गए आप? तो कांग्रेस जो है उन्होंने हिंदुओं और सिखों को नहीं निकाला, मुसलमानों को नहीं निकाला. तो मैं कह रहा हूं कि वो ये तो पाकिस्तान वुड नेवर एक्सेप्ट अ सिंगल मुस्लिम फ्रॉम इंडिया. भाई थोड़े से लोग आते रहे हैं जिनकी रिश्तेदारियां थी, वेल कनेक्टेड थे. एक और उसकी मिसाल देता हूँ. 1972 में जब भुट्टो साहब अपने 94,000 POWs को छुड़ाने के लिए मैडम इंदिरा गांधी के पास गए शिमला, तो जो पाकिस्तान की मिलिट्री ने उन्हें एक मेमोरेंडम दिया था कि ये चीजें आपने नहीं माननी. उनमें से एक थी कि जो बिहारी मुस्लिम, यानी बिहार से कुछ मुसलमान 47 में ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश चले गए थे, दे डिड नॉट कम इन द अदर डायरेक्शन टू वेस्ट पाकिस्तान, कि आपने जो बिहारी हैं वहां पे ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश, और जो लड़े थे पाकिस्तान की फौज के साथ अगेंस्ट द बंगालीज, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देनी कि वो पाकिस्तान में आके बस सके. Try to understand the point. Memorandum was Bihari Muslims who had settled in East Pakistan and who during the civil war supported the Pakistan army action, Al-Badr और Al-Shams जो जमात इस्लामी की थी, उसमें हिस्सा लिया कि इन बिहारियों को जो वहां सेटल हो गए थे उन्हें राइट टू कम टू सेटल इन वेस्ट पाकिस्तान नहीं देना. हमने एग्री नहीं. भाई वो नहीं चाहते थे कि ये सारे जो हैं ये बिहारी बिहूरी जो आके पाकिस्तान में आ जाएं. तो मैं कह रहा हूं कि जिन्ना साहब ने जो 11 अगस्त स्पीच है वो तो यही था कि तुम हमारे मुसलमान रखो, हम तुम्हारे हिंदू सिख रखेंगे. यहाँ पे हिंदू सिख तो रह ना सके, मुसलमान वहां पे रह गए. तो जो 1950 का वो है, वो तो यही है कि अब जो लोग आ चुके हैं बस वहां पे रोका जाए. That's all. We will protect, we will give equal rights to minorities on both sides. तो वो गुड फेथ में है. और अब ये भी कह सकते हैं that the Muslim League
once again was able to, you know, Get its way. lure नेहरू एंड ऑल के नहीं जी हम भी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और मुसलमानों को यहाँ से निकाला नहीं गया. ठीक है. But it's what I don't understand. I understand why the Muslim League or Pakistan would want it. I don't understand what's the incentive for Nehru agreeing to sign a one-sided act when he saw that already इतना population इधर आ चुका है, but वहाँ पे वो नहीं हो रहा है, reverse. अच्छा. So why would he sign such a one-sided act without any evidence in the ground? वो मुझे समझ नहीं आया. But did he have the evidence that the Muslims who had stayed behind Jamiat Ulama Hind and ये सारे जितने, और मैंने by the way 27, 28, 29 अक्टूबर को दिल्ली 1940 में मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, यू नो, ये पसमानदा मुसलमान और सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन, जमीयत उलमा हिंद, अहले हदीस जो वहाबी जिन्हें कहा जाता है, और कौन है यार, शिया कॉन्फ्रेंस, ये सारों ने, प्लस जो ये अपना ये अंसारी यानी जो वर्किंग क्लास के मुसलमान हैं, उन सारों की जो ऑर्गेनाइजेशंस ने रेजोल्यूशन पास किया था, वी आर अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया. इंडिया इज आवर होमलैंड. हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स ऑल हैव इक्वल राइट्स एंड वी आर अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ द डिवीजन. तो किस तरह कांग्रेस उनको निकालती जिन्होंने 5 times बिगर कलेक्शन थी दिल्ली में के अंदर. लाहौर के अंदर तो 500 डेलीगेशन आए थे और वो लाहौर की लोकल क्राउड थी. यहाँ पे 75,000 से लेके 1 लाख मुसलमान आए थे अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया. दे वांटेड अ यूनाइटेड इंडिया. और उसकी वजह है कि आम जो यहाँ के मुसलमान थे, गरीब थे, हाँ, उनकी तो ना उनको जुबान ना रिश्तेदारी कोई पाकिस्तान में, वो कहाँ जाते. वहाँ के मुसलमान वो तमिल तेलुगु बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो कहीं जाने के लिए यू नीड अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, यू नीड कनेक्शंस. उनका वही घर था और साउथ इंडिया में उन पे कभी हमले भी नहीं हुए, तो दे नेवर फेल्ट पार्ट ऑफ द पार्टीशन थिंग. तो नेहरू वॉज नॉट ए मैन ऑफ लूज मॉरल वैल्यूज. उनको पता था कि इन मुसलमानों ने हमारा साथ दिया है. जिन मुसलमानों ने साथ नहीं था दिया, शायद उनकी ज़मीनें अगर ये कॉन्फिसेट कर लेते तो अच्छा उनको सज़ा मिलती. वो भी नहीं किया गया. आई थिंक बिकॉज ये सारी अपर क्लास जो है ना मुसलमानों की, और ये जो सारे हैं यूपी के हिंदू, ये सारे एक दूसरे के दोस्तियां भी थीं. तो हाँ, एलीट्स की तो दोस्तियां थीं. तो वो कौन किसको करता, ये है बैकग्राउंड. ये कोई नेहरू को अपील नहीं था कर सकता, बिकॉज ही न्यू कि ये मुसलमान तो पाकिस्तान मूवमेंट के साथ थे ही नहीं. ना इनके पास राइट वोट था, ना जिन्हों ने इनको कंसल्ट किया है. और सबसे बड़ी बात, कुड नॉट द कांग्रेस अंडरस्टैंड कि जिन्हों ने एक्चुअली मुसलमानों की पार्टीशन करवाई है. आज जो मुसलमान हैं 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में है, तो ये क्या यूनिटी ऑफ मुसलमानों के लिए है? सबको नजर आ रहा था कि ये एक मुस्लिम लीगी जमात है जो अंग्रेजों के साथ मिलके एक ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं कि एक फुट होल्ड अंग्रेजों को मिल जाए सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए. यार वो सारा मेरी किताब के अंदर मटेरियल है. है ना. From what I understand, you're saying it's like a feudal project and the peasantry largely, like, you know, and people like Asim Bihari, there were a lot of nationalists as well who kind of get excluded from this. उन्हें नेहरू साहब किस बुनियाद पे निकालते, जो चाहते ही हिंदुस्तान के अंदर रहने को चाहते थे. हाँ. मुझे एक चीज जानना था. योर बुक पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट एक्सप्लोर्स द मिलिटराइजेशन ऑफ पाकिस्तान. सो could you discuss like what events or decisions led to this garrison state being formed? You know, like, yeah. I'm the only one. Let me put it on record. Now that you give me the opportunity to explain why Pakistan, by its very existence, had to be a garrison state. ये सुन ले.
Jinnah Sahab wanted the partition of India, but wanted the whole of Punjab and Bengal in Pakistan. ठीक है, सिखों ने कहा कि अगर आप पार्टीशन ऑफ इंडिया करवाएंगे मजहब की बुनियाद पे तो हम पंजाब की करवाएंगे, और उधर से हिंदू महासभा ने कहा कि अगर आप ये इसकी पार्टीशन करवाएंगे हिंदुस्तान की मजहब की बुनियाद पे तो हम बंगाल की पार्टीशन भी करवाएंगे. ठीक है, जिन्ना साहब टिल द वेरी एंड वांटेड कि उन्हें पूरा बंगाल और पूरा पंजाब मिल जाए. अंग्रेजों ने जाते हुए दोनों साइड को प्लेकेट तो करना था ना, इवन व्हेन दे हैड डिसाइडेड टू पार्टीशन इंडिया. दे डिडंट वांट इंडिया सडनली टू लर्ज टुवर्ड द सोवियत यूनियन. तो जाते जाते उन्होंने बंगाल और पंजाब की पार्टीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से वो रेटिफाई भी करवा ली. ठीक है, तो जो पाकिस्तान बना, अगर आप ईस्ट पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने कभी उसकी डिफेंस के लिए कुछ किया ही नहीं. द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान बिकेम द डिफेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान. सारी मिलिट्री, सारी प्रेपरेशंस. और अगर आप बॉर्डर देखें, अगर पूरा पंजाब आ जाता ना पाकिस्तान के ऊपर तो गुड़गांव तक पाकिस्तान होता और दिल्ली वुड हैव हैड टू रन अवे फ्रॉम द पाकिस्तानी स्टेट. But because of the partition of Punjab, the border came on the neck of Lahore, only 18 kilometers. 20 kilometers Sialkot, 25 kilometers Gujranwala, इतने ही किलोमीटर्स गुजरात. तो जो हमारे मेन सिटीज हैं उस जमाने के, कराची को छोड़ दें, वो तो एक ऑल्टरनेटिव सी पोर्ट था. तो पाकिस्तान तो अगर इन अ लैंड वॉर अगर इंडिया एडवांस कर जाए और वो लाहौर से काटते हुए आ जाए तो पाकिस्तान इज ब्रोकन इनटू टू. लेकिन पाकिस्तान अगर एडवांस करता है इन इंडिया में तो पहले अमृतसर, फिर जालंधर, फिर लुधियाना, फिर कहीं दिल्ली पहुंचेंगे 300-350 किलोमीटर. और अगर वहां पे भी पाकिस्तान आर्मी पहुंच जाए तो यू हैड बॉम्बे, यू हैड मद्रास, यू हैड ऑल दिस प्लेसेस. पाकिस्तान अगर लाहौर गिर गया तो पाकिस्तान इज ओवर. तो दे हैड टू देन, पाकिस्तान बाय इट्स वेरी नेचर हैड टू हैव अ डिफेंस बेस्ड ऑन कन्वेंशनल विजडम टू हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. और पाकिस्तान में जमात, अनलाइक द कांग्रेस, मुस्लिम लीग वाज नॉट ए मैस पार्टी विद रूट्स. वो तो जहां जिन्ना साहब की डेथ हुई है बल्कि उससे पहले ही झगड़े शुरू हो गए. सिंधी वर्सेस पंजाबी, सिंधी फैक्शनलिज्म उसका झगड़ा, पंजाबी सेक्शनलिज्म, मियां दौलताना वर्सेस लुमाब ममडोट, फ्रंटियर के अंदर जो खुदाई खिदमतगार हैं वर्सेस खान अब्दुल कयूम खान, एंड सो तो इनके इन फाइटिंग शुरू हो गई. तो देयर वाज नो पॉलिटिकल पार्टी हु कुड लीड पाकिस्तान फॉरवर्ड. द ओनली इंस्टीट्यूशन विच रियली मैटर्ड वाज द पाकिस्तान आर्मी. एंड दैट इज व्हाई from day one, the security issue, the perceived threat from India required a strong military, and the civilian institutions were in a rotten state. So that is why Pakistan became a garrison state. So you've written the book The Pakistan Movement and the Making of Bangladesh. So मुझे एक चीज जानना था. नहीं, बात सुने, मैंने ये किताब नहीं लिखी, ये मेरी किताब. आपने, अच्छा, तो आपने गैरिजन स्टेट आपके अंदर 2 चैप्टर हैं ऑन ईस्ट पाकिस्तान एंड अच्छा वो है ओके. सो वो जो जी गॉट इट. सो ये ईस्ट पाकिस्तान वाला जो आपने लिखा है, बिकॉज मोस्टली ये देखा जाता है द कन्वेंशनल नैरेटिव इज की 47 के बाद व्हेन पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड, उसके बाद वेस्ट और ईस्ट में झगड़े शुरू हुए. जी. वर देयर एनी सीड्स ऑफ दिस डिसेंशन before 47 as well, which people don't notice? Do you? Well, that's very interesting. I think today you are posing questions which would shed क्या कहते हैं, light on many issues. First of all, if you look at the first major projection for Pakistan, वो है अलामा इकबाल की इलाहाबाद वाली स्पीच 1940 में. It is only about the Muslims of northwestern India. So
Bengal and Muslims of the rest of India are not included in that idea of a state. Okay? इकबाल की जो है ना वो है वी नीड अ मुस्लिम स्टेट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. तो मेजॉरिटी मुसलमान तो बंगाल में थे और बाकी सारे इंडिया में डिस्पर्स थे. 1933 में जो है चौधरी रहमत अली वाला फॉर्मूला PAKISTAN, PA इज पंजाब, A इज अफगानिया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, K इज कश्मीर, इस्तान इज सिंध एंड बलोचिस्तान, उसमें भी बंगाल का कोई जिक्र नहीं है. तो जो जिसकी बुनियाद पे इन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू करी उसके अंदर तो ये था. और 1940 के रेजोल्यूशन में है दैट इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न zones of India where Muslims are in a majority, independent and sovereign Muslim states will be formed. So 40 वाले रेजोल्यूशन में पाकिस्तान नहीं है बट 2 और मोर स्टेट्स हैं जहां वो मेजॉरिटी में है. It's only in 1946 onwards that the idea that Pakistan can have one eastern bloc and one western bloc started emerging. So East Pakistan or currently Bangladesh was never part of the whole Muslim League project of Pakistan. आखिर में जाते हुए जो वहाँ के सोहरवर्दी और सुभाष चंद्र बोस के भाई और शायद कांग्रेस लीडर शंकर रॉय, they had agreed on keeping Bengal united. Similarly, in Pakistan जो थे वो क्या कहते हैं सर खिजर हयात खान टिवाना, द लास्ट इलेक्टेड प्राइम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बिफोर द पार्टीशन, उन्होंने स्कीम दी थी कि यू मेक यूनाइटेड पंजाब अ थर्ड डोमिनियन. सो देवर ऑल दी स्कीम्स एंड द सिख्स हैड डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द सिख्स. प्रॉब्लम सिखों का था कि वो कहीं भी पंजाब के अंदर, नॉट इवन इन द प्रिंसली स्टेट्स, वर इन अ मेजॉरिटी. तो वो भी ओवर रूल हो गए. पंजाब को एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाना वो भी अंग्रेजों ने माना. जाते वक्त उन्होंने 2 स्टेट्स बनाई. तो बात यह है कि फाइनल डिसीजन तो अंग्रेजों की प्लानिंग है ना. झगड़ा आप और मैं करते हैं, डिसीजन अंग्रेजों की है. यार ये मुझे समझ नहीं आती कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील तो अंग्रेज थे ना. ऑल दे नीडेड टू डू वाज कि जिन्ना साहब को जेल में डाल देते तो ये तो सारे लैंडलॉर्ड थे, कैंपेन उसी दिन डेड हो जाती. आफ्टर ऑल नेहरू को, गांधी को कितने साल ये जेल में रखते रहे हैं, तो उनकी हुकूमत चलती रही है. बट एट द एंड द मिलिट्री, ब्रिटिश मिलिट्री फाउंड पाकिस्तान द राइट हॉर्स टू बेट ऑन इंस्टेड ऑफ a united India under Nehru and the anti-imperialists who wanted to be independent and not be either pro-Soviet bloc or the pro-Western bloc. और वही हुआ, इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट की लीडर बनी. तो ये है यार स्टोरी. I think the Bangladeshi split was the final nail in the coffin for the two-nation theory. It was the end. Like at that point, it ends. जी. But my question is a little crystal ball gazing as a political scientist. Do you see further nails in the Pakistani coffin? Do you see these linguistic forces that are emerging now? Like whether it's around the Pashtuns, the Baloch, you know, even Sindhis, although I know that movement is not as much as it used to be. Do you think कि in movements के वजह से there could be further breaks in the future? Well, your first, the question, preceding question I didn't answer fully. पाकिस्तान बनने के साथ ही मार्च 1948 में जिन्ना साहब पहली दफ़ा वहाँ गए हैं. पाकिस्तान बनने के बाद गए नहीं, उससे पहले वहाँ कह दिया कि उर्दू विल बी द स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. सो द फर्स्ट राइट्स टुक प्लेस राइट देयर एंड देन. और शेख मुजीब और ये जो स्टूडेंट थे उनको पुलिस ने मारा शारा भी. उसके बाद जो पहली कैबिनेट बनी थी पाकिस्तान की, फेडरल कैबिनेट, उसमें ओवर रिप्रेजेंटेशन थी उर्दू स्पीकिंग की और कुछ पंजाबी थे, 1-2 पख्तून थे ना, उसमें कुछ सिंधी था. और बंगालियों में से सिर्फ एक नॉन डिस्क्रिप्ट बंदा फजलुर रहमान को लिया था. सो फ्रॉम डे वन ईस्ट पाकिस्तान फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम द रूलिंग एलीट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान.
और उसके बाद अगर आप मेरे 2 चैप्टर पढ़ें तो उनका ये एलिगेशन था कि पाकिस्तान मेन एक्सपोर्ट मटेरियल इज जूट। जूट एक होता है फाइबर जिससे ये बोरियां और ये बैग बुक बनते हैं, लेकिन वो जो अर्निंग है वो बजाय ईस्ट पाकिस्तान में वो वेस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्ट होती है। और वो समझते थे कि हमें जो वेस्ट पाकिस्तानी है दे लुक डाउन अपॉन अस, वी आर नॉट गिवन द सेम स्टेटस। ना वो आर्मी में थे, ना वो सिविल सर्विस में थे, सो दे फेल्ट कि वी आर बीइंग गिवन अ रफ डील। फिर जब इलेक्शन वो जीत गए 1970 में और दे हैड एवरी राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो यहाँ के पॉलिटिशियंस ने वेस्ट पाकिस्तान और आर्मी ने मिलिट्री एक्शन किया जिसकी सपोर्ट में इंडिया ने इंटरवीन किया और ईस्ट पाकिस्तान गया टूट और गया बांग्लादेश। अब पाकिस्तान के जो ये है ना प्रोविंसेस, इनमें जो हमारी आर्मी अगर चाहे तो फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम दे कैन क्रश एनी ब्रेक अवे अटेम्प्ट unless some great power like the Americans or whosoever wants the breakup of Pakistan. So it's not going to be that easy जिस तरह के बांग्लादेश टूटा था, बिकॉज यहाँ से सप्लाईज नहीं थी जा सकती, सोल्जर्स नहीं थे जा सकते, आर्मामेंट नहीं थी जा सकती, तो दे हैड द बैक टू द वॉल। बट यहाँ पे तो ये सारा एरिया जो है कंटोनमेंट्स बनाई हुई हैं पाकिस्तान आर्मी ने हर जगह, दे आर एबल टू कंटेन ऑल सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे इंडिया के अंदर आई थिंक द खालिस्तान मूवमेंट हैज नो चांस, द कश्मीर सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैज नो चांस, बिकॉज द इंडियन स्टेट इज पावरफुल इनफ टू क्रश एनी सच अटेम्प्ट। सिमिलरली इज द पाकिस्तानी स्टेट। बट क्योंकि पंजाब के अंदर भी और अब हर प्रोविंस में एक इमर्जिंग डिससेटिस्फैक्शन है, तो अगर ये इनको अकल ना आई, और अकल आने का तो एक ही फार्मूला है, स्टॉप हैविंग दिस hostile relations with India, try to normalize relations with India, get relief through trade with India, and in the long run accept that the best neighbor in the neighbor can be your next neighbor। और इंडिया के साथ हमारा एक्चुअली कोई झगड़ा नहीं है। मैं जब से यहाँ आया हूँ तो अगर ये बताया ना जाए कि ये पाकिस्तानी ऑरिजिन है और मुसलमान है, तो आई कैन बी एनी नेम एनीथिंग, मैं सारे हिंदुस्तान में फिर सकता हूँ, एंड वाइस वर्सा। तो हमारी आदतें, हमारा मिजाज, हमारे गाने शाने सारे जो हैं वो तो एक ही हैं। पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल बेस्ट फ्रेंड एंड एलाई कैन बी इंडिया। जिस दिन पाकिस्तान को ये समझ आ जाएगी और इंडिया में ये विजडम होगी कि अभी अब पाकिस्तान इज चेंजिंग इट्स वे, तो फिर देखो इस इलाके के अंदर for the next 30-50 years it will be the engine of growth and great things will happen. I'm very clear about that यार। आपकी हर बात का जवाब दे दिया है, मैंने कहीं और भी जाना है और फिर कहीं और जाना है। जी I'm just so I'm just winding up. So with that we kind of come to the end of the show. Dr. Ahmed, it was a great pleasure to have you on the show. होपफुली मैंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो शायद रेगुलरली ना पूछे जाते होंगे, बट पीपल नीड टू नो द आंसर्स टू दोस डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सो दैट्स व्हाई so it's been a great session. We hope to have you even in the future once you go back to Sweden as well. Thank you so much. Namaste. Welcome to India. Hope you have a good stay. All the best and thank you very much for this very competent interview. Thank you so much. Thank you.